नमस्कार। आज मैं फिर किसी एक आपके कोर्स के टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार की बात करने से पहले ये समझ लें कि अधिकार क्या है। अधिकार व्यक्तियों की वे मांगे होती है जो उसके विकास के लिए आवश्यक है और जिनको समाज ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है और राज्य ने भी उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। आप अगर घर में बैठे बैठे ये सोच लें कि हम ऑफिस जाएं, वहां पर हमसे काम न करवाया जाए, कितना अच्छा हो जाए अगर वहां पर पलंग मिल जाए हमको आराम करने के लिए, तो इस तरह की मांग को आप अधिकार कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो मांग है ये आपके व्यक्तिगत है और इससे समाज का हित निहित नहीं है। इस मांग में समाज का हित निहित नहीं है। तो आपकी जो युक्त मांगे जो आपके विकास के लिए आवश्यक है और जिसमें समाज का भी हित निहित है, ऐसी मांगे जिनको राज्य भी स्वीकृति प्रदान कर देता है, अधिकार कहलाती है। तो अधिकार के लिए कुछ 3 स्थितियां आवश्यक हैं। पहली बात तो ये कि ऐसी कोई मांग हो जो कि व्यक्ति के व्यक्तिगत और सार्वजनिक विकास के लिए आवश्यक है। दूसरी बात, उसको समाज की सहमति भी प्राप्त है और तीसरी बात, उसको राज्य की स्वीकृति भी प्राप्त है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात हम कर रहे हैं, तो ये भी समझ लेना चाहिए कि मौलिक अधिकारों को मौलिक ही क्यों कहा जाता है। क्या मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ और भी अधिकार होते हैं? तो इसकी बात हम कर सकते हैं, या दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं कि साधारण अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। क्या हमको जो संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, हमारे पास वही अधिकार है या उसके अलावा कुछ और भी अधिकार है? और अगर है तो फिर उन दोनों में अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मौलिक विधि यानी हमारे संविधान में उसका उल्लेख होता है, और दूसरा उसको मौलिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में अंतर ये देख लिया जाए कि मौलिक अधिकार जो होते हैं उसमें संशोधन अगर करना है तो हमको संविधान में संशोधन करना होगा, तभी मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। लेकिन जो साधारण अधिकार होते हैं उसमें संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो साधारण कानून से संबंधित होते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो संवैधानिक कानून से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहला अंतर तो ये है। तो मौलिक अधिकार और कुछ साधारण अधिकारों का भी उल्लेख संविधान में हो सकता है, लेकिन वो मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है। जैसे एक मैं उदाहरण आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में हमको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, उसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन इस अधिकार में इतने संशोधन हुए कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संविधान से बाहर हो गया, नहीं। अनुच्छेद 31 ए को समाप्त करके अनुच्छेद 300 ए बना दिया गया। मतलब अनुच्छेद 300 में एक अनुच्छेद 300 ए और जोड़ दिया गया, और वो अनुच्छेद 31 ए जो था वहां से हटा करके उसको वहां जोड़ दिया गया। मतलब इसका ये कि अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये साधारण अधिकार है। तो जैसे एक अंतर ये भी कहा जाता है कि साधारण अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। साधारण अधिकारों का उल्लेख भी संविधान में हो सकता है अगर आवश्यकता हो तो साधारण अधिकार का उल्लेख भी हो सकता है। लेकिन मौलिक अधिकारों की लिस्ट में मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है, चैप्टर 3 अध्याय 3 भाग असम वो जो संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 13 से लेकर के 32 तक, उसमें जो भी अधिकारों का उल्लेख है वो सब मौलिक अधिकार है, और उसके बाहर जो भी है वो सब
साधारण अधिकार हैं। और ये भी है कि ये भी कह सकते हैं कि कुछ अधिकारों का उल्लेख संविधान में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, फिर भी वो अधिकार हैं और वो साधारण कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति के लिए अनिवार्यता की दृष्टि से भी इन दोनों में अंतर है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सर्वथा आवश्यक होते हैं, हमारी अनिवार्यताओं से संबंधित होते हैं, जबकि साधारण अधिकार जो होते हैं वो उतने अनिवार्य नहीं होते हैं। फिर एक बात और भी है, जस्टिशिएबल होते हैं मौलिक अधिकार, मतलब अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन जो साधारण अधिकार है उसका उल्लंघन होने पर हर बार आप न्यायालय की शरण नहीं लेते हैं, और न्यायालय की शरण तो ले सकते हैं लेकिन फिर भी उसमें वो बात नहीं है जैसे कि मौलिक अधिकारों में, क्योंकि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती है, जबकि साधारण अधिकार के विरुद्ध तो वो कानून बना सकती है। साधारण अधिकार किसी साधारण अधिकार को समाप्त भी कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को के विरुद्ध शासन, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं, और यदि बना भी सकते हैं तो उनको फिर उसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, तभी वो किसी मौलिक अधिकार को परिवर्तित कर सकते हैं। फिर मौलिक अधिकारों में न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो गोलकनाथ का विवाद इसमें सब बहुत ज्यादा उल्लेख इसका आता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों को रद्द करते हुए यह निर्णय दिया था, बहुमत निर्णय था वो, 4 के बजाय 5 का जो निर्णय था, उसमें ये था कि भाई संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, और अगर इस स्थिति को मान लिया जाता तो फिर अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए थे मौलिक अधिकारों को लेकर के, खासकर संपत्ति के अधिकार को लेकर के, वो सारे के सारे रद्द हो जाते, और सरकार जो वो बना रही थी कानून जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए और भी सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए जो भी वो काम कर रही थी वो सब समाप्त हो जाता। तो इसलिए उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन किया गया, और उसमें ये व्यवस्था की गई कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और बाद में न्यायालय ने भी केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स के मामले में इस तथ्य को स्वीकार किया कि हाँ, संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो जो संशोधन है वो संविधान के मूल ढांचे के बाहर नहीं होना चाहिए, उससे मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और बहुत ही स्पष्ट नहीं, फिर भी काफी कुछ न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे को भी परिभाषित कर दिया था कि जो प्रस्तावना में जो जो उल्लेख है वो सब मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, और तमाम बातें उन्होंने की थी कि ये सब संविधान के मूल ढांचे में आती है, और संसद अगर संशोधन करती है संविधान में और वो संविधान के मूल ढांचे से प्रभावित होता है तो न्यायालय फिर उसको रद्द घोषित कर सकता है। तो ये तो मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार का अंतर। अब ये भी देख ले कि हमारे जो संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है उस अधिकार पत्र की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं जो कि दूसरे देशों से भिन्न है, तो उनकी बात भी की जाए। सबसे पहली बात कि जो हमारा अधिकार पत्र है काफी विस्तृत है, करीब अनुच्छेद 13 से लेके 32 तक 20 अनुच्छेद हैं इसमें, जो कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं। तो ये काफी विस्तृत है, और उसके विस्तृत होने का कारण ये है कि उसमें सिर्फ अधिकारों का ही उल्लेख नहीं है बल्कि उन पर लगे हुए प्रतिबंधों का उल्लेख भी है, किन किन परिस्थितियों में इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उसका भी उल्लेख है। इसलिए ये जो अधिकार पत्र है काफी विस्तृत है। फिर एक विशेषता इसकी ये भी है कि नकारात्मक अधिकार भी है और सकारात्मक अधिकार भी है। कुछ अधिकार हैं जो नकारात्मक रूप में दिए गए हैं और कुछ अधिकार जो है वो सकारात्मक अर्थ में दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 14 में
कहा गया है कि कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा किसी को। तो ये जो है वो नकारात्मक अधिकार है, और जो नकारात्मक अधिकार है वो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, मतलब नकारात्मक अधिकार जो भी है। और जो सकारात्मक अधिकार है उन पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे अनुच्छेद 19 में कि भाषण और लेखन की स्वतंत्रता है आपको, ये सकारात्मक अधिकार है। तो हर स्थिति में नहीं है, कुछ परिस्थितियों में उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ अधिकार नकारात्मक है और कुछ सकारात्मक है, दोनों तरह के अधिकार दिए गए हैं। फिर ये जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के विभिन्न निकायों पर प्रतिबंध लगाते हैं कि भाई आपको ये काम नहीं करना है। जैसे कि जो समानता का अधिकार है उसमें ये है कि सबको नौकरी प्राप्त करने के समान अवसर हैं। तो राज्य को ऐसा कुछ काम नहीं करना है जिससे कि इस अवसर की समानता में बाधा उत्पन्न हो, या कानून के समक्ष समानता में कोई बाधा उपस्थित हो, ऐसा काम राज्य को नहीं करना है। या नागरिकों को जो स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो शासन को ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे उनकी ये स्वतंत्रता छिन जाए। तो ये विभिन्न निकायों पर प्रतिबंध लगाती है। और ये निकाय कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य को परिभाषित करता है और उसमें ये बताता है कि राज्य में क्या क्या आता है। तो संसद, विधानमंडल, स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायतें, ये सब जो भी निकाय हैं ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य या ये जो राज्य के विभिन्न निकाय हैं ये सब इन पर प्रतिबंध है कि ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई काम न करें। फिर ये जो मौलिक अधिकार है ये निरंकुश नहीं है, इन पर आप लंबी चौड़ी लिस्ट देखेंगे, प्रतिबंध भी है। हर परिस्थिति में आपको ये अधिकार नहीं दिए गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए और आप सारे मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर ले। आपको भाषण और लेखन की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं जिससे कि समाज में कानून व्यवस्था ही प्रभावित हो जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। फिर जो मौलिक अधिकार है उसमें नागरिक और विदेशियों में अंतर किया गया है। कुछ अधिकार जो है वो नागरिकों को ही दिए गए हैं और कुछ अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिए गए हैं। तो जहां पर भी सबको अधिकार दिए गए हैं वहां व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, और जहां पर सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं वहां नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को है, और जो कुछ दूसरे स्वतंत्रता का अधिकार जैसे अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 20-21 में जो प्राप्त स्वतंत्रताएं हैं वो सभी को प्राप्त है। तो इस तरह से नागरिकों और विदेशियों में थोड़ा अंतर किया गया है कि कुछ अधिकार जो है वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है और कुछ अधिकार नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। यानी ऑफकोर्स सारे अधिकार नागरिकों को तो प्राप्त है ही, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को नहीं बल्कि विदेशियों को ही प्राप्त है। सिर्फ नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को ही प्राप्त है। नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार है उसमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। फिर केवल अधिकारों की सूची मात्र नहीं दी गई है बल्कि उनको लागू करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था भी की गई है अनुच्छेद 32 के तहत। आप साम्यवादी देशों के संविधान पढ़ेंगे, भूतपूर्व सोवियत संघ का संविधान और चीन का वर्तमान संविधान, उसमें अधिकारों की जो लिस्ट है वो भारत की जो अधिकार की लिस्ट है उससे बड़ी लिस्ट है। वहां तो काम पाने का अधिकार ये भी दिया जाता है, हमारे यहाँ ये अधिकार नहीं है दिया हुआ लिस्ट में। तो बहुत सारे अधिकार है, परिवार रखने का अधिकार, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लेकिन उसको लागू करने की व्यवस्था नहीं है। वहां के न्यायालय वही करते हैं, वही कहते हैं जो कि साम्यवादी दल उनसे करवाता है।
तो अधिकार सिर्फ दिए गए हैं, लेकिन उनके संरक्षण की व्यवस्था वहां पर नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल अधिकार नहीं दिए गए बल्कि उनके संरक्षण की पूरी व्यवस्था भी की गई है। और अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और उस अनुच्छेद 13 के अनुसार संसद या राज्य का कोई भी क्षेत्र, राज्य विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस मौलिक अधिकार, इस अध्याय में वर्णित मौलिक अधिकारों को छीनता है या समाप्त करता है। ये भी व्यवस्था है। और अगर उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय फिर विभिन्न प्रकार के लेख जारी करके और आपके अधिकारों की रक्षा करता है। फिर हमारे यहाँ प्राकृतिक तथा अप्रगणित अधिकारों को मान्यता नहीं है। इसका इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी हमारे यहाँ जो न्यायालय है वो किसी भी कानून की या संविधान के किसी भी संशोधन की व्याख्या इस आधार पर करेंगे कि जिस भी संस्था ने वो संशोधन किया है या जिसने भी वो कानून पास किया है तो वो उसके अधिकार क्षेत्र में था या नहीं, और दूसरा ये कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं। तो जबकि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस शब्द का प्रयोग किया गया है, विधिक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहां के जो न्यायालय हैं वो उनका जो न्यायालय के पुनरावलोकन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो गया है। वहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो अधिकार है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि वो लोग सिर्फ इस आधार पर कानून की व्याख्या नहीं करते कि वो उसके अधिकार क्षेत्र में था या नहीं था, बल्कि वो इस आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं कि वो प्राकृतिक कानून के अनुसार भी था या नहीं था। तो यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार या अप्रगणित अधिकारों की कोई मान्यता नहीं है। यहाँ सिर्फ मान्यता उन्हीं अधिकारों की है जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। उसके बाहर अगर कोई अधिकार है तो उसको न्यायालय उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार जो है वो केवल संसद के पास ही है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान है उसमें 3 तरह से संशोधन होते हैं। एक तो कुछ धाराएं ऐसी हैं जिसमें साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है, ऐसी धाराएं कम है लेकिन है। और कुछ धाराएं ऐसी भी हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है ऐसी धाराएं जिसमें संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक होता है। और साथ ही साथ आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। लेकिन बाकी जो भी धाराएं हैं बची हुई, मतलब ऐसी धाराओं की संख्या बहुत ज्यादा है जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक होता है संशोधन के लिए। तो मौलिक अधिकार भी ऐसी ही धाराओं की श्रेणी में आते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित जो धाराएं हैं वो भी इसी श्रेणी में आती है कि संसद ही उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो थी हमारे अधिकार पत्र की विशेषता है। अब ये देखें कि कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मूल संविधान में तो 7 थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 7 अधिकार थे। लेकिन मैंने प्रारंभ में आप लोगों को बताया कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। और अब ये जो अधिकारों की संख्या है वो 6 रह गई है। तो उसमें से एक एक अधिकार की चर्चा आप करेंगे और साथ ही साथ उस पर लगे हुए प्रतिबंधों की चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है और इसके 5 भाग हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो उसमें ये कहा गया है कि सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा और दूसरी बात, सभी कानून के समक्ष समान है। तो सभी नागरिक जो है वो कानून के समक्ष समान है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो जो प्रचलित कानून है वो सभी के लिए एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग कानून है और जो अमीर है उनके लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं है। या कोई कर्मचारी है तो उनके लिए अलग कानून है। ये हो सकता है कि कर्मचारियों के लिए अलग ट्राइब्यूनल्स बनाए जाए कि वो उनके अगर कुछ मामले हैं तो वो उसको उस ट्राइब्यूनल में ले जाए, ये हो सकता है। लेकिन वैसे कानून की दृष्टि से सभी समान है, फिर वो बड़े सबसे बड़ा कोई उच्च अधिकारी ही क्यों ना हो या कोई चपरासी ही क्यों ना हो, सभी कानून के समक्ष समान है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है कि अगर मामलों का शीघ्र निपटारा करना है तो विशेष अदालतों का गठन तो किया जा सकता है। उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि हमारे अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समानता वाली बात है उसका कोई उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी बात, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती है। तो जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो जो पिछड़ गए हैं या जिनका विकास नहीं हो पाया, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती है। और तब ये नहीं कहा जाएगा कि हमको ऐसा करने से अनुच्छेद 14 में प्राप्त जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो ये व्यवस्था कर दी गई है। अब अनुच्छेद 15 में कहा गया है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की बात की गई है और इसमें दो बातें हैं कि सामाजिक दृष्टि से सभी समान है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कहीं भी कोई भी भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। राजकीय नौकरियों में या कहीं एडमिशन के मामले में या कहीं पर भी, मताधिकार के मामले में, चुनाव में खड़े होने के मामले में, कोई किसी भी मामले में जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सामाजिक दृष्टि से सभी समान है। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि भारत में अस्पृश्यता बहुत ज्यादा फैली हुई थी। अस्पृश्यता की जो धारणा है, हमारा समाज जो है वो जातियों में बटा हुआ है, आज भी है। तो उसको ये जो समाज में व्याप्त कुरीति है उसको संवैधानिक दृष्टि से हल करने के लिए इस अधिकार को सम्मिलित किया गया। और इसी में ये भी कहा गया है कि जाति, धर्म, मूल वंश या आपकी सामाजिक जो स्थिति है उसके आधार पर आपको किसी भी स्थान पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। कि जैसे होता था ना, हरिजनों के लिए मंदिर अलग, हरिजनों के तालाब अलग और बाकी साधारण लोगों जो सवर्ण है, हिंदू है, उनके लिए अलग। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप सबके जो तालाब हैं वो एक जैसे हैं। आप जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर या मूल वंश के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। अब इस पर दो सीमाएं लगाई गई हैं। इसमें भी दो सीमाएं हैं। सबसे पहला है, शासन स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे आप जाते हैं बस में तो कुछ सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने तो कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर तो हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो आपने ये आरक्षित कैसे कर दिया है। तो ये स्त्रियों और बच्चों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा सकती है। और दूसरा है, शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति के वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है।
तो जैसे कुछ क्षेत्र हैं आसाम के जनजातीय क्षेत्र जिन पर अलग तरह के कानून लागू होते हैं, उन पर 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू होती है और राष्ट्रपति के आदेश से वहां पर कानून लागू होते हैं, संसद की के कानून वहां पर लागू नहीं होते। इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती है, तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो ये अपवाद भी यहाँ पर इनका उल्लेख कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 16 कहता है कि आप राजकीय जो नौकरियां हैं उसमें आपको समान अवसर दिए जा रहे हैं, यानी आप जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर इस तरह का कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी इसमें क्या होता है, वैसे तो निवास की अर्हता नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो स्टेट सर्विसेज होती हैं तो वहां पर निवास संबंधी अर्हता रखी जा सकती है, उसमें अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर कोई निवास संबंधी अर्हता रखी जाती है कि भाई आप यहाँ के निवासी हैं तो ही यहाँ आपकी सर्विसेज में आए, तो ऐसा अगर है तो ये अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। फिर पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो भी अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, कॉलेजेस में और शिक्षा संस्थाओं में जो एडमिशन के लिए जो आरक्षण है, वो जो व्यवस्था है, वैसे स्टार्टिंग में वो 10 वर्ष के लिए ही थी, लेकिन उसको 10-10 वर्ष करते हुए बढ़ाया गया है और अभी भी ये व्यवस्था जारी है, क्योंकि शासन का ये मानना है कि अभी भी जो पिछड़े वर्ग हैं वो आगे नहीं आ पाए हैं, तो इसलिए इसको और जारी रखने की आवश्यकता है। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है इसको भी इसका अपवाद माना जा सकता है। फिर ये भी है किसी धर्म या संप्रदाय से संबंधित अगर कोई संस्था है, समझ लो क्रिश्चियंस की कोई संस्था है या मुस्लिम्स की कोई संस्था है या जैनियों की कोई संस्था है या हिंदुओं की कोई संस्था है, तो उसका जो उच्च अधिकारी है उसके लिए ये कहा जा सकता है कि वो उसी धर्म का हो। और इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि फिर आपने तो कहा था कि अवसर की समानता है, तो ठीक है हम मुस्लिम संप्रदाय का उच्चाधिकारी बन सकते हैं हिंदू होते हुए, नहीं बन सकते। अगर वो संप्रदाय नहीं चाहता तो उच्च अधिकारी जो होता है वो उसी संप्रदाय का हो सकता है और ऐसी अनिवार्यता लागू की जा सकती है। अब अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और कानूनी अपराध माना जाएगा अगर किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है, तो ये कानूनन अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियां जो हैं, जो अंग्रेजों के समय में दी जाती थी ना, जिससे किसी से खुश हो गए तो उसको सर की उपाधि दे दी, किसी को नाइट की उपाधि दे दी, बैरन की उपाधि दे दी, तो इस तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सिर्फ शिक्षा से संबंधित, सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त और कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 18(1) ये प्रतिबंध लगाता है कि विद्या संबंधी या शिक्षा संबंधी उपाधि दे सकते हैं, सेना संबंधी उपाधि दे सकते हैं, पद्म भूषण पद्म विभूषण जो हमारे दिए जाते हैं, पद्मश्री, तो सेना से संबंधित जो उपाधि है वो दी जा सकती है और शिक्षा से संबंधित दी जा सकती है, उसके अलावा नहीं। फिर भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो सरकार से परमिशन लेगा, उसके बाद करेगा, वैसे नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन यहाँ भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर आसीन है, यहाँ नौकरी कर रहा है, विदेशी है लेकिन यहाँ की नौकरी कर रहा है, तो राष्ट्रपति से सहमति लिए बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं स्वीकार करेगा। मतलब राष्ट्रपति ने सहमति दे दी तब तो स्वीकार करेगा, और अन्यथा नहीं कर सकता। फिर राज्य के अधीन लाभप्रद या विश्वास के पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति
विदेशों से कोई भी उपाधि जो है वो राष्ट्रपति की परमिशन के बिना स्वीकार नहीं करेगा। मतलब नागरिक भी अगर है यहाँ पर और वो लाभ के पद पर आसीन है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये तो था समानता का अधिकार। और अब ये मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो और भी लंबी है, और इसमें अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी, क्योंकि यहाँ अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसको अगले वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार और उसके आगे जो और मौलिक अधिकार है उनकी चर्चा की जाएगी। आज के इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।